प्रदूषण का हवाला देते हुए होटलों और ढाबों के तंदूर पर लगी रोक को कांग्रेस ने इस निर्णय को एक तुगलकी और हास्यास्पद फरमान बताया। दरअसल कांग्रेस के कमेटी के प्रदेश सचिव नीलाभ शुक्ला ने बताया कि इंदौर सहित प्रदेश के अन्य शहरों के होटल और ढाबों पर प्रदूषण और आबोहवा सुधारने का हवाला देते हुए तंदूर पर रोक लगा दी गई है, जो बेहद बेतुका तुगलकी फरमान है, जिससे सदियों से परंपरागत तरीके से तंदूर पर बनने वाले भोजन से लोग वंचित हो जाएंगे। जबकि सबसे ज्यादा प्रदूषण शहर में वाहनों और कारखानों के धुएं से फैल रहा है, लेकिन सरकार ने तंदूर को इसका जिम्मेदार बताते हुए इसे बंद करने का अजीबोगरीब फरमान जारी किया है, जो तुगलकी और हास्यास्पद है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव ने कहा कि सरकार को अपने इस आदेश को वापस लेना चाहिए और धुएं की उचित निकासी की शर्त के साथ होटलों और ढाबों में तंदूर की अनुमति देना चाहिए। कुल मिलाकर अब प्रदेश में तंदूर पर राजनीति के साथ इसका विरोध भी शुरू हो गया है। प्रदेश की सरकार ने प्रदेश की आबो हवा सुधारने के लिए और प्रदूषण स्तर कम करने के लिए तंदूर को उसका कारण माना और एक तुगलकी बेतुका हास्यास्पद आदेश दिया। इसमें होटल और ढाबों में जहां पर पारंपरिक जो भोजन है, परंपरागत भोजन जो है वो इस तंदूर से बनता है, उस पर रोक लगा दी, एक भारी जुर्माने का प्रावधान भी कर दिया है। जबकि देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रदूषण वाहनों से और कारखाने के धुओं की चिमनियों से होता है, लेकिन प्रदेश सरकार ने तंदूर को इसका कारण माना। यह एक हास्यास्पद और एक तुगलकी फरमान है जो प्रदेश सरकार ने दिया हुआ है। सबसे पहले इसका एक तंदूर को परमिशन दी जाए और एक धुएं की उचित निकासी के साथ इसकी सभी होटलों में और ढाबों में परमिशन दी जाए। इस आदेश को तत्काल रद्द किया जाए। आम आदमी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। इसको लेकर पार्टी के पदाधिकारियों ने आज प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ी करने की बात कही। साथ ही उन्होंने अभियान चलाकर सदस्यों को जोड़ने की भी बात कही। दरअसल आम आदमी पार्टी ने अपने प्रदेशव्यापी सदस्यता अभियान की इंदौर से शुरुआत की है, जिसको लेकर आज उनके पदाधिकारी मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सभी 230 विधानसभा पर चुनाव लड़ेगी और प्रदेश में भ्रष्ट व्यवस्था में आम आदमी के बीच परिवर्तन लाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी के द्वारा एक सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने एक टेलीफोन नंबर भी जारी किया है। आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में पूरी 230 सीटों पर बहुत प्रबलता के साथ में, दृढ़ता के साथ में चुनाव लड़ने वाली है। उसको लेके हमारे जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक हैं, उन्होंने एक मिस कॉल नंबर जारी किया है। वो मिस कॉल नंबर है 74711150। ये मिस कॉल नंबर आम आदमी पार्टी लॉन्च कर रही है। इस पे कॉल करके और सभी लोग सदस्य बन सकते हैं। आम आदमी पार्टी चुनाव अब की बार जीतने के लिए लड़ रही है। गुजरात से भी ज़्यादा मजबूती से मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने वाली है, ऐसा दिल्ली ने विश्वास दिलाया है। दिल्ली का राष्ट्रीय नेतृत्व, पंजाब का नेतृत्व, गुजरात के हमारे सारे टॉप लीडर्स, सब लोग अब की बार मध्य प्रदेश में आके मध्य प्रदेश के काडर को सपोर्ट करने वाले हैं, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश ने दिल्ली और पंजाब के चुनाव में महती भूमिका निभाई थी। इंदौर में लंबे समय के बाद एक बार फिर से खसरे का प्रकोप बढ़ने का दौर शुरू हो चुका है, जहां पिछले एक सप्ताह में शहर के 4 अलग-अलग स्थानों से ज्यादा 11 संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं सभी मरीज 9 साल तक के बच्चे बताए जा रहे हैं। दरअसल इंदौर में पिछले एक सप्ताह में अलग अलग क्षेत्रों में करीब 11 बच्चे खसरे के संक्रमण की चपेट में आए हैं। वहीं इनमें से 8 बच्चे सामान्य इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे थे, जहां पर जांच के बाद इनसे संक्रमण की पुष्टि की गई थी। वहीं 8 बच्चों में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद से ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही थी। संक्रमित हुए इन सभी बच्चों को लेकर स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जांच में पुष्टि होने के बाद से ही इन बच्चों को जरूरी दवाओं के साथ ही विटामिन ए के डोज भी शुरू कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग के द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर करीब 4 साल पूर्व स्कूलों में मिसल्स रूबेला का टीकाकरण शुरू किया गया था, लेकिन टीकाकरण को लेकर व्याप्त भ्रांतियों के चलते कुछ अभिभावकों ने अपने बच्चों को टीकाकरण से दूर रखा था। सर, खसरा की जो कितने पेशेंट्स अभी फिलहाल मिले हैं, क्या स्थितियां हैं उनकी और किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इसका संक्रमण देखने को मिला है? अभी चूँकि हमारे पास जो केसेस आएंगे, अभी जो आइडेंटिफाई हुए थे 8 केसेस हमारे पॉजिटिव आए थे, जिसमें से 3 हमारे जूनी इंदौर के थे, 3 खजराना क्षेत्र का था, एक सदर नगर का था और एक जो है आज़ाद नगर। तो इस तरह से हमारे 8 केसेस पॉजिटिव आए थे और उसके बाद हमारी टीमें सर्वे घर घर सर्वे कर रही है। और ये चूँकि केसेस जो एमवाई अस्पताल में उनको फीवर वगैरह विथ रेस वगैरह था, तो दिखाने के लिए अस्पताल एमवाई हॉस्पिटल आए थे, वहाँ से उनको डायग्नोज वगैरह करके और उनका चिन्हांकित करके जब पता चला कि ये लोग पॉजिटिव है, तो ये चिन्हांकित करके और इन लोगों को 8 पेशेंट का हाउस टू हाउस सर्वे किया गया मिसल का। और इसके बाद
फिर जब सर्वे किया गया तो उसमें से फिर जो सर्वे करने के बाद इस तरह के फीवर विथ रेस के से बच्चे मिले थे, उनमें से 8 बच्चे जो थे उनका सर्वे किया तो 8 बच्चे फिर मिले, तो उनमें से 5 नेगेटिव थे और 3 पॉजिटिव फिर निकले। इस तरह से हमारे 11 केसेस पॉजिटिव है और अभी भी सर्वे हमारा हाउस टू हाउस चल रहा है आज भी। इंदौर के एक सेवा संस्थान में 4 सालों से रह रही 16 वर्षीय मानसिक रूप से दिव्यांग मासूम के गर्भवती होने का मामला सामने आया है। इसका खुलासा तब हुआ जब परिजन लंबे समय बाद बेटी से मिलने संस्थान पहुंचे, जहां पूरे मामले का पता चलने के बाद नाबालिग के परिजनों ने थाने में शिकायत की है। दरअसल पूरा मामला इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र के सेवा संस्थान का है। यहां दिव्यांग 6 माह की गर्भवती निकली है। आशंका है कि उसके साथ रेप हुआ है। वहीं नाबालिग का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। नाबालिग के दिव्यांग होने के कारण परिवार ने सेवा संस्थान में बच्ची को रखा था। लंबे समय बाद जब परिवार बच्ची से मिलने पहुंचे तब पूरे मामले का खुलासा हुआ। विजयनगर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ 376 सहित पॉक्सो की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सेवा संस्थान प्रबंधन ने मामले में सफाई देते हुए कहा कि बच्ची पिछले कुछ महीनों से उसके परिजनों के साथ थी। सर, एक बच्ची है जो 6 महीने का गर्भ है, क्या शिकायत है, क्या अभी तक जांच हुई? थाना विजयनगर में एक शिकायत आई है जिसमें एक दिव्यांग नाबालिग बच्ची है, वो अपनी मां के साथ आई है। उसके द्वारा ये शिकायत की गई है कि एक सेवा संस्थान है हमारे क्षेत्र में, उसमें पिछले 4 साल से रह रही है वो, और उसकी माँ प्रति माह उससे मिलने भी जाती है, फीस भी भरती है। उसकी तबीयत ख़राब हुई तो उस सेवा संस्थान से उनको फ़ोन आया, उनके द्वारा बताया गया कि वो बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, आप इसको आकर ले जाओ। तो उसकी माँ गई, वहाँ पहुँची, देखा उसकी तबीयत ख़राब है, उसने बाहर ला के दिखाया तो अस्पताल में डॉक्टर के द्वारा बताया गया वो 6 माह की प्रेग्नेंट है। दोहरीकरण के कारण रेलवे विभाग ने लिया मेगा ब्लॉक। इंदौर से चलने वाली 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनों को किया गया निरस्त। इंदौर, देवास और उज्जैन के बीच किया जा रहा है दोहरीकरण का काम। दरअसल पश्चिम रेलवे के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट इंदौर उज्जैन दोहरीकरण के काम में अब तेजी आने लगी है, जिसके चलते रतलाम मंडल ने इंदौर, देवास, उज्जैन रेलखंड के करछा बड़लाई स्टेशन के बीच दोहरीकरण का काम शुरू कर दिया है, जिसके कारण 11 से 24 फरवरी तक 22 ट्रेनों को निरस्त किया गया है, जबकि करीब 58 ट्रेनें बदले हुए फतेहाबाद रूट से चलेंगी। इसके साथ ही कई ट्रेनों को उज्जैन स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा। गौरतलब है कि इसी माह रेलवे ने करीब 185 करोड़ रुपए की राशि भी आवंटित की थी। वहीं इस साल दिसंबर तक यह काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि इन सब के बीच यात्रियों की परेशानी बढ़ी है, जिसके कारण अब यात्रियों को मजबूरी में वैकल्पिक माध्यमों से सफर करना होगा। दोहरीकरण के कार्य के चलते सर 25 ट्रेनों को जिसका संचालन इंदौर से होता था उसको निरस्त कर दिया गया है। किस तरह की व्यवस्था है? देखिए, इंदौर, उज्जैन, देवास डबलिंग का जो काम चल रहा है उसमें बरलई और कड़छा के बीच में जो अभी डबलिंग का काम फाइनल स्टेज पे है, इसी वजह से जो इंदौर से चलने वाली और इंदौर आने वाली बहुत सारी ट्रेनें इफेक्टेड है। इसमें क्या है कि तकरीबन 2 दर्जन ट्रेनों को तो कैंसिल किया है और इसके अलावा 58 ट्रेनें उनको बाया फतेहाबाद होके उज्जैन चलाया गया है, क्योंकि ये जो एरिया है उज्जैन और देवास के बीच का जो एरिया है ये इफेक्टेड एरिया है। इसी वजह से और कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट भी किया गया है, क्योंकि उज्जैन ही शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है ताकि वहाँ से क्या है कि ये जो एरिया इफेक्टेड एरिया प्रभावित हो रहा है। इस तरह से ये क्या है कि सेफ्टी के मद्देनज़र इस तरह का काम भी किया जाता है। और तो डबलिंग का काम से क्या है कि ये फैसिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि डबलिंग होने से क्या है कि जो ट्रैफिक है वो स्मूथ हो जाएगा। इसके अलावा जो दूसरी ट्रेनें भी इसमें चलेगी और आने वाले टाइम में इसको क्या है कि बजट में भी 185 करोड़ रुपया मिला है। और बरलई और इसके बीच में जो एरिया है लक्ष्मीबाई नगर का, ये एरिया आने वाले टाइम में इसको भी डबल में किया जाएगा। तो ये पूरा जो सेक्शन है इस साल के अंत तक ये पूरा फाइनली हो जाएगा। आज हम आपको जज्बे और हौसले की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आपने दृष्टिहीन का संघर्ष या फिर मूक बधिर की मेहनत तो देखी होगी, लेकिन आज हम ऐसी छात्रा से आपको रूबरू करा रहे हैं जो ना बोल सकती है और ना ही सुन सकती है और ना ही देख सकती है, लेकिन जज्बा ऐसा। इस बार एमपी बोर्ड में 10वीं के एग्जाम देंगी प्रदेश की पहली डीफ ब्लाइंड बच्ची है जो 10वीं एग्जाम में बैठेंगी।
इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी प्रीतपाल सिंह की 30 वर्षीय बेटी गुरदीप, जो कि बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती और देख भी नहीं सकती। वहीं गुरदीप प्रदेश की पहली बच्ची होगी जो डिफ और ब्लाइंड है, लेकिन 10वीं क्लास की एग्जाम देने के लिए तैयार है। गुरदीप को प्रशिक्षण देने वाली आनंद मूक बधिर संस्थान की प्रभारी डॉक्टर मोनिका पुरोहित ने बताया कि आमतौर पर मूक बधिर बच्चों के लिए साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन गुरदीप डीफ ब्लाइंड है। ऐसे में उसकी पढ़ाई के लिए हमें अलग से तैयारी करनी पड़ी। इतना ही नहीं, गुरदीप आम बच्चों की किताब से ही पढ़ाई कर रही है, लेकिन उसको समझाने के लिए किताबें ब्रेल लिपि में दिल्ली से स्पेशल मंगवाई गई हैं। साथ ही संस्था की ओर से शासन को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गुरदीप की केयर टेकर उसकी छोटी बहन हरदीप रहेगी। इस वर्ष एक डेफ ब्लाइंड बालिका गुरदीप कौर हमारी संस्था के माध्यम से कक्षा 10वीं की परीक्षा में बैठ रही है। वो देख नहीं सकती है, बोल नहीं सकती और सुन भी नहीं सकती। ये मध्य प्रदेश में पहला ऐसा मामला है जो ऐसा कोई बच्चा कक्षा 10वीं की परीक्षा दे रहा है। उसको पढ़ाने के लिए हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं। उसको टेक्टाइल साइनिंग के माध्यम से पढ़ाते हैं। इसका मतलब है स्पर्श लिपि, मतलब पूरा जो सिलेबस है उसको स्पर्श के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। और वो जब स्वयं रीडिंग करती है तो वो ब्रेल में रीडिंग कर रही है। और इस पूरे पढ़ाने में मुझे उसकी सिस्टर और उसकी मदर भी पूरा सपोर्ट कर रही हैं। और हम लोगों ने माध्यमिक शिक्षा मंडल से उसके लिए एक मूक बधिर राइटर की भी मांग करी है, क्योंकि जनरली ब्लाइंड लोग तो नॉर्मल राइटर के साथ में लिखते हैं, वो बोलते हैं, राइटर सुन लेता है, लेकिन हमें डेफ राइटर चाहिए क्योंकि वो संकेतों को समझेगा और फिर उत्तर लिखेगा। ये प्रदेश का पहला ऐसी बालिका होगी जो कक्षा 10वीं में एग्ज़ाम दे रही है। मैं मोनिका पुरोहित, संचालक आनंद सर्विस सोसाइटी।